नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आज हम जानने वाले हैं मेंडल्स के नियम के बारे में। तो मेंडल्स के नियम के बारे में जानने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मेंडल्स कौन था, क्योंकि किसी के द्वारा करे गए कामों के बारे में जानने से पहले उसके बारे में जान लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल। पहला, मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। दूसरा, मेंडल एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क था। ऑस्ट्रेलियन मॉन्क जिसने अपनी ज़िंदगी के 14 साल मटर के पौधे पर काम करने में लगा दिए थे। तो हम ये भी मेंशन कर सकते हैं 14 years वर्क ऑन पी प्लांट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मॉन्क था जो एक चर्च में काम करता था। इस लाइन को हम और लंबी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन मॉन्क वर्क इन अ चर्च। ठीक है, तो हम मेंडल के इंट्रोडक्शन के बारे में बस इतना ही जानकारी काफ़ी होती है कि मेंडल तो जो वो फादर ऑफ जेनेटिक्स का, जिसका पूरा नाम था ग्रेगल जॉन मेंडल। अगर आप जीजे मेंडल भी लिखेंगे तो भी आपका जो आंसर होगा वो पूरा मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेंडल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम ये जानेंगे कि मेंडल ने अपने पी प्लांट को ही क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट देखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पी प्लांट। तो बॉटनिकल नेम पाइजम सटाइल। ठीक है, वाई मेंडल चूज पी प्लांट, सबसे बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। पहला, ये एक एनुअल प्लांट है। दूसरा, नंबर ऑफ हाई प्रोजेनी, या हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोजेनीज हाई, मतलब कि ये जो इसकी जो संतति पौधे होती थी वह नंबर्स में ज़्यादा होती थी। 2 पॉइंट ये हो गए। पहला एनुअल प्लांट है, दूसरा नंबर ऑफ प्रोजेनी ज़्यादा है, तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि इसमें वैरायटी ज़्यादा है। कई पी प्लांट भी बहुत तरह के होते हैं। अभी हम आपको सब क्लियर करते हैं। तीसरा, मोर नंबर ऑफ वैरायटी, और चौथा मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं जिसको ध्यान में रखते हुए मेंडल ने पी प्लांट चुना था। पहला एनुअल प्लांट है, दूसरा प्रोजेनी की संख्या ज़्यादा है, तीसरा वैरायटी ज़्यादा है, और चौथा नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा है। हम इसके बाद ये जानेंगे कि मेंडल ने क्यों
मेंडल ने ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर थे जो उसने पी प्लांट में देख के पी प्लांट को चुना था। तो अब हम चालू करते हैं करेक्टर्स चूजन बाय मेंडल। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, टेबल बना लेंगे। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, करेक्टर्स चूजन बाय मेंडल। ठीक है, तो सबको पता है मेंडल ने 7 करेक्टर चुने थे। ठीक है, पहला था हाइट, प्लांट हाइट। एक था टॉल और एक था डॉर्फ। दूसरा था फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन। ठीक है, फ्लावर कलर था हमारा येलो और पर्पल, और फ्लावर पोजीशन थी एक्सिल और टर्मिनल। ठीक है, पॉड शेप, पॉड साइज। ठीक है, पॉड कलर, सॉरी पॉड शेप नहीं, पॉड कलर, पॉड कलर। एक था हमारा येलो और एक था ग्रीन। ठीक है, पॉड साइज, पॉड साइज थी हमारी एक इन्फ्लेटेड और एक थी कंस्ट्रक्टेड। पतली वाली मटर और मोटी वाली। ठीक है, कितने हो गए? 4 5। ठीक है, अब ये तो बहुत छोटा पड़ जाएगा यार। चलो एक यहाँ लिख देता हूँ, एक यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, जो हमारा छठा था वो था सीड शेप। एक थी राउंड, एक थी रिंकल और सीड कलर ग्रीन और येलो। आइए इन सबको समझते हैं। पहला है हमारा प्लांट हाइट। प्लांट हाइट होता है एक लंबा प्लांट और एक बॉला प्लांट। फ्लावर कलर, फूल का कलर, एक है येलो और एक है बैंगनी। फ्लावर पोजीशन, एक्सिल और टर्मिनल। एक्सिल वो होते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए ये एक फूल की टहनी है। ठीक है, एक्सिल वो होंगे जो फूल यहाँ उगेंगे वो एक्सिल होंगे, और जो फूल यहाँ उगेंगे यहाँ पे वो टर्मिनल होंगे। ठीक है, एक होता है पॉड कलर। पॉड माने मटर का छिलका। ठीक है, पॉड कलर एक येलो होता है और एक ग्रीन होता है। ठीक है, एक होता है पॉड साइज। आपने देखा होगा मटर जो आती है मार्केट में 2 तरह की आती है, एक पतली वाली आती है और एक मोटी वाली मटर आती है। ठीक है, तो पतली वाली मटर होगी हमारी इन्फ्लेटेड और मोटी वाली होगी कंस्ट्रक्टेड। ये दाना, ये मटर का दाना होता है, एक होता है राउंड और एक होता है रिंकल। वही जो इसमें से निकलता है पतली वाली मटर में से छोटे छोटे दाने, उसे रिंकल दाने होंगे। ठीक है, और सीड कलर, एक होता है ग्रीन और एक होता है येलो। ठीक है, ग्रीन मटर तो हम सब नहीं देखी, पर येलो मटर वो होती है छोले कुलचे वाले के कुलचे के साथ दे देता है वो वाली मटर। ठीक है, और अब हम जानेंगे, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक मेंडल के नियम के बारे में। तो हम अब अपना पहला नियम डिस्कस करना चालू करते हैं। तो चलिए हम अपना पहला नियम चालू करते हैं। तो हम सबको पता है पहला नियम है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंसी, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंसी, या फिर लॉ ऑफ हेरिटेंस।
इस लॉ की थ्योरी हम जाना चाहें दो लाइनों की है। जब हम दो मोनोहाइब्रिड, जब व्हेन वी क्रॉस बिटवीन टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वन ऑफ देम शो देयर डोमिनेंसी ऑन अदर। जब हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो उनमें से एक दूसरे पर अपनी डोमिनेंसी दिखा देता है। तो चलिए देखते हैं वो डोमिनेंसी कैसे दिखाता है। तो हमने लिया एक टॉल प्लांट, ये शॉर्ट प्लांट ले लिया और ये लिया टॉल प्लांट। डॉल्फ, हम इसको डॉल्फ बोलेंगे। शॉर्ट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें नहीं पता शॉर्ट क्या है। जैसे 10 के बराबर में 1 छोटा है और 100 के बराबर में 10 छोटा है, ऐसे ही हमें नहीं पता कितना, इसलिए बोना। डॉल्फ माने बोना। और एक है टॉल, टॉल माने लंबा। इन दोनों क्रॉस कराएंगे, इसको हम कहते हैं जीन। और इस जीन के एक पार्ट को कहते हैं हम अलील। क्या कहते हैं? लील। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस कराया, हमें मिल गए सारे के सारे टॉल प्लांट। यह है मेंडल का पहला नियम। तो मेंडल के पहले नियम की थ्योरी ये है, जब मेंडल ने अपना पहला क्रॉस कराया था तो उसने यह देखा कि F1 जनरेशन में उसके सारे पौधे बड़े या और लंबे आ रहे थे। उसको लगा कि हाइब्रिड आएगा, कि आधे पौधे हमारे डॉल्फ आएंगे और आधे हमारे टॉल आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। टॉल वाले ने अपनी डोमिनेंसी दिखा दी डॉल्फ पे और ये पूरे के पूरे उसके पौधे टॉल आ गए। अब हम ये समझेंगे कि मेंडल का यह नियम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए ये समझते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि मेंडल का पहला नियम क्यों रिजेक्ट हो गया। मेंडल फर्स्ट लॉ वाज रिजेक्टेड। ठीक है, इसके दो कारण थे। पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और दूसरा था कोडोमिनेंसी। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी वो होती है जब दोनों ही पेरेंटल जनरेशन में से कोई भी अपने आप को डोमिनेंसी शो ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, इसको हम यहाँ छोटा सा बना देते हैं। हमने लिया एक टॉल प्लांट, और एक लिया शॉर्ट प्लांट, ठीक है, फिर डॉल्फ प्लांट। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया और हमें जो नेक्स्ट जनरेशन मिली वो मिली सेमी टॉल। मेंडल के पहले नियम के अनुसार या तो हमें सारे ही प्लांट टॉल दिखने चाहिए या फिर सारे प्लांट डॉल्फ दिखने चाहिए, परंतु इधर हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसलिए ये पहला कारण था जिसकी वजह से ये नियम होगा फेल। अब कारण नंबर 2, कोडोमिनेंसी वो होती है जब दोनों ही संतति वो पैतृक पीढ़ी अपने कैरेक्टर्स को प्रभावी कर दें। फॉर एग्जांपल, हमने लिया एक रेड फ्लावर वाला प्लांट और एक लिया वाइट फ्लावर वाला प्लांट। ठीक है, इन दोनों का कराया क्रॉस, ठीक, और हमें F1 जनरेशन में मिला पिंक। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें दोनों ही पेरेंटल कैरेक्टर ने अपनी डोमिनेंसी शो कर दी। तो ये दो वजह से जिससे हमारा पहला लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं हो पाया। तो अब पहला लॉ हमारा यही समाप्त हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे लॉ पे। तो अब हम अपने दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी नंबर 2। ठीक है,
ये जो हमारा लॉ था ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इस लॉ के हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं जो हमारी कॉपी भरने के काम आएंगे। फैक्ट्स, पहला यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। दूसरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसमें भी हम पहले वाले की तरह मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। और तीसरा वी गेट F2 जनरेशन, इसमें जो हम अपना क्रॉस होते हैं वो F2 जनरेशन तक ले जाते हैं। वो कैसे, अभी हम आगे लॉ में समझेंगे। तो चलिए अपने हम लॉ को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले की तरह एक टॉल पेरेंटल जनरेशन ले लेंगे और एक ले लेंगे डॉट पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, पहले में मिलेगा हमें सारे टॉल प्लांट, ये होगी हमारी F1 जनरेशन, ठीक। अब इसके बाद हम इसी के एलिमेंट्स का इसी से ही क्रॉस कराएंगे, ठीक है। और उसे कहेंगे हम सेल्फ क्रॉस, ठीक है। तो सेल्फ क्रॉस की हमें परिभाषा भी दे सकते हैं, क्रॉसिंग गैमेट्स विद देयर ओन एलील्स, ठीक है, इज नोन एज सेल्फ क्रॉस। हम आपको जब ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम इसके सारे कीवर्ड्स बता देंगे, तो आप जल्दबाजी में लिखिएगा हम, ठीक है। तो चलिए इसका सेल्फ क्रॉस हमने कराया, हमें मिला टॉल और शॉर्ट, टॉल और शॉर्ट, और एक मिला प्योर शॉर्ट या फिर डार्फ, ठीक है। तो इस लॉ, ये है हमारी F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन में मेंडल ने ये देखा, जब उसने अपने F1 जनरेशन के गैमेट्स को उसी के एलील से क्रॉस कराया तो उसको 4 तरह के पौधे मिले, ठीक है। जो एक सेट था पौधों का वो था पूरा ही टॉल, ठीक है। 2 सेट थे पौधे के जो थे हमारे सेमी टॉल, ठीक है। और एक सेट पौधों का ऐसा था जो था हमारा पूरा ही डार्क, DAURF, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम आगे देखते हैं कि ये लॉ, इस लॉ के क्या, इसका लॉ का परिणाम क्या निकला, ठीक है। तो चलिए, तो हमारे F2 जनरेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें और बता दूं। मेंडल का जो F2 जनरेशन में 2 रेशियो निकले थे जिन्हें हम कहते हैं, एक होता है जीनोटाइपिक रेशियो और एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो। यहाँ लिखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। पहला फिनोटाइपिक रेशियो वो होता है आपका बाहरी आचरण, कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसा बर्ताव करते हैं, दुनिया आपको अपनी नज़रों से कैसे देखती है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, 3 है हमारे टॉल प्लांट, ठीक है। हमें ये, अगर हम आपके सामने ये लें और इसी जैसे और 3 खड़े कर दें और एक हाथ हो गया, तो ये भी इन दोनों, इसके मुकाबले ये दोनों चीज़ें टॉल मानी जाएंगी, ठीक है। भले ये इससे छोटी है पर देखने में इससे बड़ी है, तो हमारे जो 3 प्लांट हो गए वो हो गए टॉल, 3 रेशियो, और जो एक हमारा रह गया वो होगा हमारा डॉट। तो 3:1 का हमारा फेनोटाइपिक रेशियो निकला। फेनोटाइपिक रेशियो की परिभाषा ये है, हाउ यू सी फिजिकली योर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और दूसरा है हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो
जीनोटिपिक रेशियो वो होता है कि हमारा डीएनए स्ट्रक्चर, हमारे डीएनए क्रोमोसोम नंबर्स, हमारा डीएनए स्ट्रक्चर क्या है। दुनिया में लोगों का फिनोटिपिक रेशियो एक जैसा हो सकता है, पर जीनोटिपिक रेशियो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता किन्हीं भी दो लोगों का, चाहे वो जुड़वा भाई क्यों ना हो। ठीक है, तो इसमें हमें जीनोटिपिक रेशियो मिला। एक ये पूरा पूरा प्योर टोल था ये, तो एक रेशियो, ये दो हमारे हाइब्रिड निकल गए 2, और एक पूरा प्योर शॉर्ट मिल गया 1। तो इसमें हमारा जीनोटिपिक रेशियो निकला 1:2:1। ठीक, तो हमारा जो ये नियम था, दूसरा नियम, वो भी यहीं समाप्त होता है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नियम पे। अब हम पढ़ने वाले हैं अपने तीसरे नियम के बारे में। इस नियम में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं और उनके दो अलग अलग करेक्टर्स लेते हैं। ठीक है, तो इसकी थ्योरी लिख लेते। तो इसकी थ्योरी कुछ इस तरह से होगी, व्हेन वी क्रॉस बिटवीन डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड वी टेक 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑफ द प्रोजेनिस आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। या फिर आप इसकी थ्योरी किसी किताब में भी देख सकते हैं, उसमें और अच्छे से आपको मटेरियल नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम क्रॉस करते हैं सीधा। तो इसमें हम लेते हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, राउंड और येलो, इसमें रिंकल और वाइट। ठीक, इसका करा दिया क्रॉस। एक इसमें से आई और एक इसमें से आई, एक इसमें से आई और एक यहाँ से आई। ठीक है, ये वाली आके बैठ गई इधर, ये वाली इसके साइड में, ये वाली आ गई इधर और ये वाली आ गई इधर। ये आ गई हमारी F1 जनरेशन। ठीक, अब हम इसकी निकालेंगे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन निकालने के लिए इसका थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इसका हम करेंगे सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, हम इन दोनों को करेंगे इससे और इसको करेंगे इससे। ठीक है, तो चलो अब हम कराते हैं इनका सेल्फ क्रॉस। ठीक है, तो इन दोनों को एक पाले में रखेंगे और इन दोनों को एक पाले में, कुछ इस तरह। इसका सेल्फ क्रॉस कराने के लिए एक टेबल बना लेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। तो हम करेंगे इसको क्रॉस। ये हमारा पहला है बड़ा और बड़ा भाई। ठीक है, मैं इन सबको क्रॉस करा देता हूँ, फिर आपको एकदम से सब कुछ दिखा दूंगा। ठीक है, तो और इसमें हम अपना फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। इसमें देखिए, अब हम ये हमारा हो गया सेल्फ क्रॉस पूरा। ये है हमारी F2 जनरेशन, ये पूरी F2 जनरेशन। जब हम अपना फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे, उससे मैं एक एक गैरी अपना गैमेट मेंशन करूँगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो इसका फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक लिखते हैं हम इधर।
फिनोटाइपिक रेशियो कुछ इस तरह का होगा जिसमें हमारे बड़े वाले R, ठीक है, और बड़ा वाला Y, वो होगा हमारा फिनोटाइपिक रेशियो प्योर वाला। जो होता है हमारे, जो हमारा बड़ा और वो बड़ा Y होगा वो होगा हमारा राउंड और येलो, ठीक है। और जो हमारा दूसरा रेशो होगा वो होएगा रिंकल और ग्रीन, रिंकल और ग्रीन, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसको समझने के लिए ट्राइंगल बना लेंगे हम। एक ही ट्राइंगल ये बन जाएगा और दूसरा सीधा ट्राइंगल हमारा बन जाएगा हमारा दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा ये और तीसरा ये और। तो हमारे इसमें फिनोटाइपिक रेशियो जो निकलेगा वो निकलेगा 9:3:1, ठीक है। 9 जो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो हमारे 3 हो गए 1 2 3, ठीक। ये वाले 3 हो गए हमारे 1 2 3, और जो अकेला रह गया वो हो गया हमारा प्योर शॉर्ट प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन प्लांट, ठीक। अब हम इसका निकालेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक, जीनोटाइपिक रेशियो हम ऐसे निकालेंगे। देखिए ये जो एक हमारा है इसके जैसा कहीं और है जो प्योर हमारा राउंड हो और येलो हो, ठीक है। तो हमारा एक हो गया येलो, दो ये सेम हो गए राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड, दो हो गए। दो हमारे ये हो गए सेम जैसे ये और ये चारों हमारे एक जैसे हैं। और रेशो ये हमारा इकलौता एक है, ठीक है। ये दो हमारे एक जैसे हैं और फिर दोबारा से हमारा ये जो है एक अकेला है अपने जैसा, और ये दोनों हमारे एक जैसे हैं और ये हमारा बिल्कुल एक जैसा है। तो जो इसका जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो होगा 1:2:2:1:2:1:2:1, ये हो गया हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिनोटाइपिक रेशियो वो होता है कि हम बाहरी स्वरूप हमारा कैसा होता है। जीनोटाइपिक रेशियो हमारा होता है जेनेटिक करेक्टर, ठीक है, कि हमारा जीनल कि हमारा जीनोम स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। हमारा जीनोटाइपिक रेशियो वो रेशियो होता है कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, और फिनोटाइपिक रेशियो वो रेशियो होता है कि हम फिजिकली कैसे दिखते हैं। अब ये हमारे तीनों नियम हो गए पूरे। पहला नियम तो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंसी, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम आपको एट द एंड ये बताएंगे कुछ कीवर्ड्स जिसको लेके एक एक दो नंबर के सवाल आते हैं। तो हम पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं फिर आपको बताएंगे। अब हम आपके अंतिम में अपने कीवर्ड्स बताते हैं कि हम इस मेंडल वाले चैप्टर में हमारे कीवर्ड्स क्या क्या हैं। पहला है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो होता है कि हमारा फिजिकल करेक्टर, हमारा बाहरी आचरण है, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो वो होता है कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अलील होते हैं गैमेट्स के पार्ट, जैसे ये हमारा टॉल वाला गैमेट है तो इसका एक पार्ट जो अपने क्रॉस करने के लिए जाएगा, ठीक है। गैमेट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, जैसे दो एलील हैं, दो एलील के कॉम्बिनेशन से हमारा एक गैमेट बनता है, ठीक है। और जेनेटिक्स हमारी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंदर हम हेरिटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। हेरिटेंस होती है पैतृक लक्षणों का अपने पुत्रों में पहुंचना या फिर पेरेंटल जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर होना, ट्रांसफर्स ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्रोजेनी। तो हमारा जो मेंडल का चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त होता है। और अब आपको जो अगला टॉपिक समझना हो वो कृपया हमें कमेंट में नीचे बताइए। धन्यवाद।